Good evening, everyone. Now today we are going to start Coulomb's law of electrostatics. Okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन. Okay? Now next topic is Coulomb's law of electrostatics. Coulomb's law of electrostatics is similar to the Newton's law of gravitation. Okay? तो ग्रेविटेशन में भी दो मासेस एक दूसरे को फोर्स लगाता है एंड कूलम्स लॉ में दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है. द डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास ओनली अट्रैक्ट ईच अदर एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. ओके, जैसा कि हमने पहले क्या पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट जैसे पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर एंड नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. हमने पहले ही इस बात को हमने देखा है, जाना है. ओके, लेकिन कितना फोर्स से रिपेल कर रहा है और कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये बात कौन बताएगा? कूलम्स लॉ से हमें पता चलेगा. ओके, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि the force of attraction or repulsion between the two charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay? तो हम देखते हैं, सपोज करो कि एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है. इन दोनों पे चार्ज ये क्या है? Q1 है और ये क्या है? Q2. ओके, तो Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस सपोज करो R है. तो हम इस बेसिस पे देखेंगे कि बोथ these two चार्ज acting force on each other and from this force is directly proportional to, यहाँ पे लिखेंगे force is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. First of all we need to define it. तो लिखेंगे Coulomb's law of electrostatics states that the force of interaction means attraction or repulsion between the two charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance between the two charges, between the two charges. Okay, according to this, what we can say that Coulomb's law states that force of interaction between the two charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. देखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से लिख देंगे, ये डायग्राम हम फिर से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे अगर ये दो चार्ज है Q1 और Q2, this is Q1 and this is Q2, the force between them is R, separation between them is R. Then from Coulomb's law
फ्रॉम कूलम्स लॉ हम क्या लिखेंगे, या सिंपली कूलम्स लॉ, force is F is directly proportional to Q1 Q2 and F is directly proportional to inversely proportional to the R square. ओके, तो ये हम ये दोनों इक्वेशन इसको फर्स्ट लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं इसको। ओके, यहाँ तक देखिए सभी। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जो प्रपोज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम अबव या ऑन कंबाइनिंग अबव टू इक्वेशन क्या लिखेंगे, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। ओके, Q1 Q2 by R स्क्वायर हो गया, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट ना। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो हम यहां लिखेंगे here 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10 टू द पावर 9 होता है इसका वैल्यू, और इसको लिखते हैं न्यूटन, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट and its value is 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे पता चलता है, तो ये फोर्स है न्यूटन में मीटर स्क्वायर, और ये चार्ज इनटू चार्ज कूलम स्क्वायर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन सभी चीजों को हमें ध्यान रखना है। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे हमें एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इज हियर, एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space। परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहते हैं, राइट। याद हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। ये होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज यहां पे लिख देते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 × 10 टू द पावर -12। इसको लिखेंगे हम 12, जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये चीजें हो गया। तो दो फोर्स के बीच में, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तब होता है जब दो चार्ज के बीच में क्या हो, फ्री स्पेस हो, कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं हो, बिकॉज Coulomb's law of force, Coulomb's law also
डिपेंड्स ऑन द मटेरियल मीडियम बिटवीन द टू चार्ज। ओके, तो हम देखेंगे अगर कोई मटेरियल मीडियम में हो तो क्या होगा। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब। तो यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा क्लियर वे में लिख देता हूँ, यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ है। क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है याद रखने के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। This is the permittivity and this is the proportionality constant of the Coulomb's law. Okay? Next हम देखेंगे अगर किसी मीडियम में हो तो क्या होगा। If two charge is placed in any medium, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्ज when there is a medium, there is a material medium between the two charge। मतलब हमने लिखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² when the vacuum is available between the two charge। अगर किसी भी दो चार्ज के बीच में मटेरियल मीडियम होगा, एयर होगा, वाटर होगा, ग्लास होगा या फिर कोई और अदर मटेरियल होगा तो फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और किसी भी मीडियम का परमिटिविटी जो होता है वो वैक्यूम की परमिटिविटी से ज़्यादा होता है। जैसे वैक्यूम की परमिटिविटी से ज़्यादा होता है और कैसे ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है वो भी हम देखेंगे। तो उस केस में हमारे पास फोर्स हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ से भी ही ये भी लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो हमने किसके लिए लिखा था, एप्सिलॉन नॉट लिखा था वैक्यूम के लिए, यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई, आदत हो रखी है एप्सिलॉन नॉट लिखने की, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2/r²। अब बात रही यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी of the material medium। ये क्या है F है और F क्या है, ये मीडियम में, किसी भी मीडियम में फोर्स जो लगे वो है। अब ये कौन सा चार्ज है, दो चार्ज वही सिमिलर चार्ज ही है, ये चार्ज Q1 and this is Q2 and the separation between Q1 Q2 is R। In this case only, if there is a free space, then at this place we are using epsilon naught, that is called permittivity, electrical permittivity of free space। अब यहाँ पे अगर मीडियम है तो हम इसको लिखते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल मीडियम या फिर मटेरियल मीडियम बिटवीन द चार्ज। वो मटेरियल मीडियम एयर, वाटर, ऑयल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एप्सिलॉन को क्या लिखा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम।
राइट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, एक और टर्म्स आता है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे एफ, यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे रेशियो ऑफ एक चीज लिखते हैं हम, रेशियो या फिर उस टर्म्स को डिफाइन ही कर देते हैं। एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम का टोटल परमिटिविटी को एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का जो होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है इट्स द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। वही हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं। दूसरी टर्म्स में किसको डिफाइन करते हैं, इसको डिलीट कर दिया। अब एक टर्म्स हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसके टर्म्स में भी हम लिखेंगे कूलम्स लॉ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको लिखेंगे that it is the ratio of, वहां से स्टार्ट करना है, it is the ratio of force, electric force in medium या in vacuum to the electric force in material medium, in material medium for the same pair of charge at the same separation, at the same separation। क्या मतलब हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन आर से। हम यहां पे क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर सिंपली आर बराबर एप्सिलॉन आर बराबर रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मटेरियल मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यही किसी मटेरियल मीडियम में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ध्यान देना है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये किस चीज की वैल्यू है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल। तो यहां से अगर हम डबल इक्वालिटी के साथ लिखेंगे, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, EPSLON, एप्सिलॉन, राइट ना। एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय
permittivity of the free space. Okay, यहाँ पर लिखा it is the ratio of force of electric force between the two charges in a vacuum to the force between the same two charges in the material medium is called relative permittivity. तो relative permittivity force in vacuum divided by force in material medium. हमने force in vacuum क्या लिखा 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square और material medium में 1/4 pi epsilon absolute permittivity into q1 q2 by r square. ये सारी चीज कैंसिल हो गया, epsilon r equals to epsilon by epsilon naught हो गया. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चीजें अब हम फिर से एक बार देखते हैं. क्लियर? This is the relation between relative permittivity बोल रहा हूँ, sorry, permittivity, relative permittivity and permittivity of the free space and permittivity of the material medium. Permeability अगले magnetism में आएगा तो वो आ जा रहा है, इसको ध्यान रखना है. Permittivity इसको बोलते हैं. ओके, तो रिलेटिव परमेबिलिटी को परमिटिविटी को एक बार और भी फिर दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिलेटिव परमिटिविटी यहां से देख सकते हैं एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये इसको क्या लिखेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट permittivity of the medium divided by permittivity of the free space. Permittivity of the free space. परमिटिविटी जब भी बोलते हैं तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मतलब होता है, राइट ना, क्योंकि परमिटिविटी की जब भी बात होता है तो कौन सा परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, राइट. इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. ओके, इस टर्म्स में हम इसको देखेंगे. तो यहां से ये हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट electrical permittivity of medium, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट को हम फ्री स्पेस लिखते हैं. स्पेशली एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल permittivity of free space, epsilon r equals to relative permittivity of material medium. रिलेशन बिटवीन दीज, अब इसके बीच में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन क्या होता है, ये हमने सारी चीज को लिख दिया. एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इट मींस, relative permittivity of a medium is equals to the ratio of absolute permittivity of that medium to the permittivity of the free space. This ratio is also called dielectric constant, right? Epsilon r is also represented by, हम लिखेंगे here epsilon r is also represented by k and also called dielectric constant.
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। मतलब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको बोलते हैं उसी को एक और चीज क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं एप्सिलॉन आर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय के एंड आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल। रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कैपेसिटर में, या उससे पहले भी हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कैसे यूज होता है, राइट ना। अभी सिर्फ इतना जानेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर का भी एक प्रॉपर्टी होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिए एक बार बोर्ड पे सभी। अब इसी बेसिस पे अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में लिखेंगे, अगर हम कूलम्स लॉ को किसी भी मीडियम में परमिटिविटी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, फोर्स इस तरह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखेंगे, इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऐसा हम क्यों लिखेंगे, फोर्स बिटवीन द चार्ज इन material medium of relative permittivity एप्सिलॉन आर और एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन। हमने ये एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर क्यों लिखा, हमने तो पहले अलग लिखा था, क्या लिखा था, तो इसलिए लिखा बिकॉज हमें क्या पता है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे हम इसके जगह एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हैं, एंड वंस अगेन वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली इनटू Q1 Q2 by r square. There is no any difference between these and these, because product of epsilon naught and epsilon r is epsilon. Absolute relativity क्या है, permittivity is equals to the product of permittivity of free space and relative permittivity of the medium. Okay, तो यहाँ पे हम ये दोनों एक ही चीजें हैं। Okay everyone, देखिए, this is all about the, हम जो ये लिखते हैं ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज है, राइट ना। दो क्या है ये फोर्स, दो फोर्स के बीच में, जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, राइट ना। तो ये जो है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी कहते हैं इसको, हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पे हम इसके बाद वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में या साइन को बताया नहीं, हमने सिर्फ क्या लिखा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। Q1 Q2 क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है दोनों, और दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, दो चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए हमने लिखा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, attraction or repulsion between the two charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस Q1 है, और ये अगर माइनस Q, ये भी प्लस Q1 Q2 है, तो ये दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर,
हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज करो -q1 है ये और ये भी -q2 है, तो भी ये रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे ये -q1 है और ये +q2 है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेगा, राइट ना। तो ये जो फोर्स होगा, जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये भी होगा, ये दोनों ही फोर्स इक्वल होगा, राइट ना। और यहाँ पे ये दोनों ही फोर्स इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सभी फोर्स इक्वल होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा अगर ये चार्ज बराबर है तो। ये दोनों फोर्स इक्वल, अब देखो whenever there is a force between the two charge, for direction of force should be along the line joining between the two charge. This is because we are calling Coulomb's law is a central line law, या Coulomb's force is a central line force। इसका मतलब फोर्स या इसी लाइन में ही लगेगा और कोई भी डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। इस लाइन में दो डायरेक्शन है, या अवे या टुवर्ड्स, ओके। तो ये अवे कब, रिपल्सन के केस में, सिमिलर चार्ज के केस में अवे रिपल्सन, और ये टुवर्ड्स, राइट ना। इस पे को ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला जो है चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स कौन सा है, q1 is applying repulsion on q2 and all having value is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square if this one is r, and इसका भी वैल्यू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r। अब तुम ये देख सकते हो, आप ये ध्यान दे सकते हो कि ये जो फोर्स है इसमें हमने माइनस, दोनों प्लस प्लस है तो हमने कुछ साइन नहीं लिया, यहाँ पे भी प्लस प्लस माइनस माइनस है, हमने कोई भी साइन नहीं लिया, हमने डायरेक्ट फोर्स लिखा 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, और यहाँ पे भी नहीं लिखा जबकि एक माइनस और एक प्लस है। ये जो माइनस और प्लस फोर्स चार्ज है ये किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई भी असर नहीं डालता है, राइट। The sign of the charge will not affect the magnitude of the force acting between the charge. It only determine, it only change the direction of the force of application. Okay? देखिए रिपल्सन है, क्यों है रिपल्सन, पॉजिटिव है इसीलिए रिपल्सन है, फोर्स इतना होगा। इतना ही फोर्स अगर दोनों नेगेटिव है तो भी सेम फोर्स होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सिमिलर फोर्स चार्ज रिपेलिशन है। अब यहाँ पे दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अगेन सेम फोर्स, अगर सेम चार्ज है सेम सेपरेशन है देन देयर विल बी अगेन सेम फोर्स, बट देयर इज अ नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्शन, ओके। तो हम कूलम्स लॉ को कौन सा फोर्स कहेंगे, सेंट्रल लाइन फोर्स। व्हाई, because force acting between the two charge is always along the line joining between the charges, either away from the charge in case of repulsion, either towards the charge एक दूसरे की तरफ in case of attraction between the two charges when two charge are in opposite in nature, okay। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ओके। अब इसमें हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ ही आज कंप्लीट करेंगे बस, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ, या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए क्या पढ़ेंगे हम, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगेन जो फोर्स था वो क्या था, स्केलर फॉर्म था, मतलब जो भी हमने कूलम्स लॉ सिंपली पढ़ा उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स था, सिर्फ उसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो मैंने जब वेक्टर पढ़ाया था
बताया था कि वेक्टर एप्लीकेशन आगे चल के हर जगह है, राइट ना? कहाँ है? ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, देयर इज एवरीवेयर इन फिजिक्स देयर इज अ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो हम सिर्फ उस मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को देख के वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम बस उसी चीज को यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो जैसे एक फोर्स ये है, एक चार्ज ये है Q, हमने एक ही तरह का चार्ज लिया, दोनों पॉजिटिव लिया, सपोज करो ये क्या है, Q2 है। तो सिंपली कूलम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अगर है सेपरेशन है R, तो हम इसको लिख देते हैं R12, ओके। तो यहां पे हम फोर्स इसको लिख देते हैं, या फिर सिंपली इसको R लिख देते हैं और इसको लिख देंगे F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, दिस इज द फोर्स एक्जेक्टेड, मतलब एक्सपीरियंस बाय Q1 अप्लाइड बाय Q2। Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहा है, वो ये है, और ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। तो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। हमने इसको क्या लिखा, F12, और इसको क्या लिखा, F21, राइट। और ये सेपरेशन क्या है, R1 और R दोनों चार्ज के Q1 Q2 के बीच के क्या है, सेपरेशन है R, राइट। R है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, R वेक्टर भी कह सकते हैं, राइट। या डायरेक्शन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, R कैप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये यहाँ पे सेपरेशन लिख सकते हैं, यहाँ से सेपरेशन लिख सकते हैं, दोनों से सेपरेशन हम लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या लिखेंगे, F12 जो होगा वो इक्वल्स होगा किसके, F21 के इक्वल होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 by R square. This is the mode of force 1 F12 और mode of force F21। हमें ये बात ध्यान देना है, why I am applying here F12, why I am using here F21। F2 मतलब force on charge 2 Q2 by charge Q1। अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहा है। अगर Q1 पे फोर्स लग रहा है तो लगा कौन रहा है, Q2। तो F12 फोर्स ऑन वन चार्ज एंड बाय ड्यू टू टू चार्ज, दैट इज F12, ओके। तो मोड ऑफ F12 इक्वल्स टू मोड ऑफ F21 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सिंपली इसको R वेक्टर कहते हैं। इफ दिस इज R वेक्टर, यहां पर हम देखेंगे, इफ दिस इज R वेक्टर, अगर ये R वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस R वेक्टर हो जाएगा ना। इफ दिस वन इज R वेक्टर देन दिस वन इज माइनस R वेक्टर, ओके। तो यहां से हम इसको देख सकते हैं, यहां पे सिंपली वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो F सिंपली F अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R कैप। R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द R वेक्टर। यहां पर हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R कैप, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू जो हो जाएगा ये R कैप हो जाएगा, इसको एक R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम सिंपली इसको देखेंगे, इफ we multiply 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R2 into R into R cap, मैग्नीट्यूड ऑफ R एंड R कैप क्या हो जाएगा, R वेक्टर। क्यों, क्योंकि R वेक्टर बराबर क्या होता है, नहीं, R कैप बराबर क्या होता है, R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R।
होता है ना, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along the r वेक्टर। अब यहाँ से क्या करना है, अगर हमें ये समझ नहीं आ रहा है यूनिट वेक्टर, जब किसी को अगर ऐसा है, सबको आना चाहिए, 11th पढ़ा है आपने, तो वेक्टर्स मैंने ये अभी जस्ट पढ़ाया है, आर कैप क्या होता है, ए कैप क्या होता है, बी कैप क्या होता है, वेक्टर वाले वीडियो में देखना है। ओके, यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ से आर वेक्टर को इसको क्या लिख देंगे, फाइनली इसको हम आर कैप और आर को कंबाइनली अगर लिखेंगे तो इट विल बी कंबाइनली एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू r वेक्टर। इससे r वेक्टर को r इनटू r कैप लिख देंगे, r कैंसिल हो जाएगा। ये बातें समझ आ गई। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एनीवन एनी प्रॉब्लम? अब हमने देखा कि f को हमने यहाँ पे f12 लिखा, f21 लिखा, फिर बाद में हमने f लिखने लगा, बिकॉज दोनों की मैग्नीट्यूड एक ही है, इसको हम f वेक्टर लिख रहे हैं। हमने सिंपली मतलब डायरेक्शन को नहीं, सिंपली r कैप लिया एक को इस डायरेक्शन में, तो r के फॉर्म में लिख दिया इसको। ओके, अगर हम देखेंगे अगर ये r है और ये r माइनस r है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो हम क्या लिख सकते हैं, f21 वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू माइनस f12 वेक्टर, राइट। हेंस यहाँ पे देखेंगे इस वेक्टर r, ये देखेंगे इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए r नेगेटिव, देन फोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इसके लिए इस पे फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड द फोर्स ऑन q1 चार्ज इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट direction but there is a same magnitude. This is because f21 equals to f1 negative of f12. Hence the Coulomb's law also follow the Newton's third law. Hence the Coulomb's law of electrostatics also follow the Newton's third law. ओके, कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हम कल पढ़ेंगे इसी टॉपिक पे, क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पर हमने क्या देखा कि सिर्फ दो फोर्स के बीच में, दो चार्ज के बीच में हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड फोर्स बिटवीन द टू चार्ज। ओके, अगर बहुत सारे चार्ज है और बहुत सारे चार्ज के कारण एक चार्ज पे फोर्स फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे हम इतना क्लोज करते हैं आज का वीडियो। और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर इतना बड़ा वीडियो लेक्चर कौन पढ़ेगा, 45 मिनट 48 मिनट। तो अगर डिस्कस करना है, कोई एक टॉपिक वाला वीडियो होगा तो वो छोटा होगा। अगर हमें पूरा डिस्कशन करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, टाइम तो बच्चों देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो अच्छे से समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आप 1 घंटे किसी भी 45 मिनट किसी भी वीडियो को ध्यान से नहीं देख सकते, इतनी पैसेंस नहीं है, तो आप ये मानो कि आपसे बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। ओके, हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, राइट ना। हार्ड वर्क करना ही करना पड़ता है। देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूशन, देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट ना। शॉर्टकट नहीं है सक्सेस, सफलता का कोई छोटा सा रास्ता नहीं है, और हार्ड वर्क का कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है जिंदगी में। तो इसीलिए अगर हमें कुछ करना है तो ध्यान देना है। अगर कंटेंट समझ आता है तो उसको हम 1 घंटे हो 2 घंटे हो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे और अच्छा करेंगे।
ओके, तो इसके लिए ध्यान देना है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता जाएगा सब कुछ में, आप समझोगे और आप मुझे बताओगे कि सर ऐसे करो, ये थोड़ा इसमें ये मुझे नहीं समझ आया, तो मैं और भी क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।